हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है लीड के अंतर्गत हम लोग जो है मैकेनिक्स का एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए फोर्स वाइल एक्टिंग ऑन ए बॉडी में, यानी कि अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स कार्य करता है तो क्या चीज़ें हो सकती हैं। पहला ऑप्शन आपका है चेंज इट्स मोशन, यानी कि बॉडी के मोशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बॉडी के मोशन को चेंज करने का मतलब कि कोई बॉडी सपोज कीजिए पहले से गतिमान है तो फोर्स लगा करके हम लोग उसकी वेलोसिटी वगैरह में परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा चीज है बैलेंस द फोर्सेज ऑलरेडी एक्टिंग ऑन इट, मतलब बॉडी पे फोर्सेज पहले से कार्य कर रहे हैं, उन फोर्सेज को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि कोई बॉडी है, इस पे कई सारे फोर्सेज लग रहे हैं। अब इन सारे फोर्सेज का इस बॉडी पर कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए इन सारे फोर्सेज के कारण बॉडी क्या है, बॉडी इस डायरेक्शन में, सपोज कीजिए इस डायरेक्शन में क्या है, गतिमान, इस डायरेक्शन में क्या है, मोशन की कंडीशन में है। अब बल लगा करके इसको बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने का मतलब अगर एक इस पे एक्स्ट्रा बल लगाएं और एक्स्ट्रा बल लगाने के कारण मान लीजिए एक्स्ट्रा बल हमने किस डायरेक्शन में लगाया, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, इसी लाइन ऑफ एक्शन पे ये फोर्स लगा दिया। और ये फोर्स जो है मान लीजिए कि जो इसका रिजल्टेंट आर था और इस एफ का मान जो है आर के क्या है, बराबर है, परिमाण में बराबर है और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। यानी कि ये जो आर फोर्स हमने लगाया एफ, ये आर क्या है, आर इन सारे फोर्सेज का, मान लीजिए ये फोर्स आपका F1 है, ये फोर्स आपका क्या है, F2 है, ये फोर्स आपका क्या है, F3 है, ये फोर्स आपका क्या है, F4 है। ये चार फोर्सेज हो गए और इनका रिजल्टेंट क्या है, आपका आर है। और हमने किया ये सारे फोर्सेस बॉडी पे लग रहे थे, हमने एक फोर्स एफ और लगा दिया। एफ क्या, एफ का जो मैग्नीट्यूड है आर के बराबर है और इसके डायरेक्शन में अपोजिट है। यानी कि ये फोर्स क्या कर रहा है, इन चारे फोर्सेज को बैलेंस करने का यहाँ पे काम कर रहा है। तो दूसरा ऑप्शन भी, यानी कि फोर्स लगा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर किसी बॉडी पे पहले से कई सारे फोर्सेज लग रहे हों तो उन फोर्सेज को हम लोग बैलेंस भी कर सकते हैं। तीसरा आपका है गिव राइज टू द इंटरनल स्ट्रेसेज इन इट, मतलब तीसरा क्या है कि मतलब कोई बॉडी है, बॉडी पर फोर्स लगाने के कारण इसमें क्या होते हैं, इंटरनल स्ट्रेसेज पैदा होते हैं। तो आप लोग शो में पढ़ चुके हैं कि फोर्स लगाने के कारण ही बॉडी में क्या आता है, इंटरनल स्ट्रेसेज आता है, यानी कि आपका प्रतिबल जो है, आंतरिक प्रतिबल क्या होता है, आपका पैदा होता है। तो यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन भी सही निकल के आ रहा है, बी वाला भी, तीनों आंसर सही दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, डी वाला ऑप्शन टिक करेंगे, ऑल ऑफ दी एबव, हम लोग डी वाला ऑप्शन टिक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, मतलब इफेक्ट ऑफ ए फोर्स यानी कि फोर्स के इफेक्ट को डिटरमाइन करने के लिए एक्टिंग ऑन ए बॉडी, यानी किसी बॉडी पर अगर फोर्स लग रहा है उसकी गणना करने के लिए वी मस्ट नो, हमको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए उसके कंप्लीट एनालिसिस के लिए। पहला आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मतलब बल के परिमाण के बारे में हमको पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण, बल के परिमाण के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, मतलब बल की क्रिया रेखा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तीसरा है नेचर ऑफ द फोर्स, दैट इज वेदर द फोर्स इज पुल और पुश, मतलब फोर्स का नेचर भी हमको पता होना चाहिए कि फोर्स हमारा क्या है, पुल फोर्स है मतलब धक्का दे रहे हैं, खींच रहे हैं उसको, या पुश फोर्स है उस पर धक्का दे रहे हैं बल लगा करके। तो ये तीनों चीज़ों के बारे में हमको पता होना चाहिए अगर हम लोग किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्स की गणना करते हैं, फोर्स के इफेक्ट के बारे में अगर हम लोग गणना करते हैं तो तीनों चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग जो है डी वाला ऑप्शन टिक करेंगे, ऑल ऑफ दी एबव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेज, कह रहा अलजेब्रिक सम ऑफ द मतलब बीजगणितीय योग ऑफ द रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेज इन ए गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू द रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ देयर रिजल्टेंट इन द सेम डायरेक्शन। यानी कि कह रहा है कि मतलब अगर किसी बॉडी पर कई सारे फोर्स लग रहे हों तो उनके जो किसी गिवन डायरेक्शन में जो है उनकी रिजॉल्व पार्ट्स का अलजेब्रिक सम का बीजगणितीय योग, यानी मान लीजिए कोई बॉडी था, इस पे कई सारे फोर्स लग रहे हैं, मान लीजिए ये आपका F1 लग रहा है,
ये आपका क्या लग रहा है, ये F2 लग रहा है, ये आपका क्या लग रहा है, F3 लग रहा है, और ये क्या लग रहा है, ये F4 लग रहा है, ऐसे कह रहा है। तो अगर हम लोग इनके रिजॉल्व पार्ट्स की बात करें, तो अगर हम लोग ये दोनों एक्सिस ड्रा करें, ये एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स डैश हो जाएगा, ये आपका ऊपर वाई हो जाएगा और नीचे वाई डैश हो जाएगा। अगर इन सभी फोर्सेज को हम लोग क्या करें, एक्स और वाई डायरेक्शन में तोड़े, जैसे मान लीजिए ये कोण अगर θ1 हो तो इसका कंपोनेंट इधर क्या होगा, F1 cos θ1 होगा, और इधर क्या हो जाएगा, F1 sin θ1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसका कोण इसके साथ एक्स का θ2 हो तो इसका जो कंपोनेंट इस पे क्या हो जाएगा, F2 cos θ2 होगा, और इधर क्या हो जाएगा, F2 sin θ2 हो जाएगा। ऐसे ही F3 और F4 का भी अगर एक्स के साथ कोण दिया गया हो तो कह क्या रहा है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट्स, मतलब ये जो हमारे रिजॉल्व पार्ट्स आ रहे हैं, रिजॉल्व पार्ट्स ये आपके ऐसे ही F3 का भी होगा, F4 का भी होगा, उनका क्या पार्ट्स, ये नंबर ऑफ फोर्सेज, ये नंबर ऑफ फोर्सेज मतलब कई सारे फोर्सेज का इन ए गिवन डायरेक्शन, किसी गिवन डायरेक्शन में इज इक्वल टू द रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ देयर रिजल्टेंट। अब देखिए ये कई सारे बल लग रहे थे, इनके रिजॉल्व पार्ट्स का अलजेब्रिक सम, मान लीजिए अगर इनका अलजेब्रिक सम समेशन Fx लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2 प्लस अगर इसका इससे कोण दिया गया हो θ3 दिया गया हो, और इसका इससे कोण क्या दिया गया हो, θ4 दिया गया हो, तो उसके अकॉर्डिंग प्लस F3 cos θ3 प्लस क्या हो जाएगा, F4 cos θ4। ऐसे ही समेशन जब Fy लिखेंगे तो इसमें सबके साथ क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे, सबके साथ साइन लगा देंगे, बाकी वैसे लिखते हुए चले जाएंगे। ये क्या हो गया, इन सभी फोर्सेज के रिजॉल्व पार्ट्स का अलजेब्रिक सम हो गया। ये किसके बराबर होता है, कह रहा है कि अगर इन्हीं सभी बलों का अगर परिणामी की बात करें, मान लीजिए इन सभी बलों का परिणामी आर है, चारों बलों का F1 F2 F3 F4 का, तो इसका जो इस डायरेक्शन में रिजॉल्व पार्ट्स होगा, मान लीजिए कोण अल्फा है, तो ये जो आपका होगा आर कास अल्फा, और इधर क्या होगा, इधर आपका हो जाएगा आर साइन अल्फा, इधर क्या होगा आर साइन अल्फा। तो कह रहा जो ये आर कास अल्फा होगा ये समेशन Fx के बराबर होगा, और ये जो आर साइन अल्फा होगा ये किसके बराबर होगा, समेशन Fy के बराबर होगा। तो ये किस सिद्धांत के अनुसार होगा, ये किस सिद्धांत के अनुसार होगा, तो यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेज ये आप पढ़े हैं, ये क्या चीज होता है, ये चीज नहीं है। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज, यानी कि बलों के विघटन का ये या बलों के वियोजन का नियम ये है। ये क्या है, बलों के वियोजन का नियम ये आपका है प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेज, ये भी नहीं है, और डी वाला भी नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन निकल करके आएगा, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वेक्टर्स मेथड फॉर द रिजल्टेंट फोर्सेज आल्सो कॉल्ड पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेज। देखिए हम लोग जो रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, रिजल्टेंट फाइंड करने की कई सारी विधियां हैं। एक एनालिटिकल मेथड है और एक हमारा कह सकते हैं कि ग्राफ मेथड है। ग्राफ मेथड में दो आता है आपका, एक ट्रिएंगल मेथड है और एक पॉलीगन मेथड है। तो ट्रिएंगल लॉ ऑफ ट्रिएंगल ऑफ फोर्सेज और लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेज, ये जो दोनों होते हैं ये कौन से मेथड होते हैं, ये दोनों वेक्टर मेथड होते हैं। दो आपका होता है, आपका यहाँ पे पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेज भी होता है और आपका ट्रिएंगल लॉ ऑफ फोर्सेज भी आपका क्या होता है, वेक्टर मेथड होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन क्या करेंगे, हम लोग सही मारेंगे, ए वाला ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज पी एंड क्यू एक्टिंग एट एन एंगल थीटा इज, मतलब दो बल आपके पी और क्यू कार्य कर रहे हैं। देखिए एग्जाम में ऐसे एकदम सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, फार्मूला ही कई बार पूछा गया है, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, इजी क्वेश्चन एकदम। ये थीटा है तो कह रहा है कि आर का मान क्या होगा, तो आप लोग पढ़ चुके हैं आर बराबर क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो r का क्या आ गया वैल्यू, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा हमारा निकल के आ गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पहले वाले में साइन थीटा है तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरे वाले में क्या है, दूसरा वाला आपका सही है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है
इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज P एंड Q, अगर दो फोर्स हैं P और Q हैं, एक्ट इन एन एंगल थीटा। ध्यान देते हैं, दो फोर्सेज हैं, एक आपका P है और दूसरा क्या है, मान लीजिए Q है, एक्टिंग एन एंगल थीटा, इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है, मेक्स एन एंगल विथ द फोर्स P। जो आपका रिजल्टेंट होगा, मान लीजिए रिजल्टेंट आपका ये R है, तो R का इसके साथ एंगल ये पूछ रहा है, ये एंगल आपका मान लीजिए क्या है, अल्फा है। मतलब कह रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज P एंड Q एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, यानी दो बल P और Q है और इनके बीच का कोण थीटा है, मेक्स एन एंगल ए विथ फोर्स P, मेक एन एंगल R। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे R रहेगा, रिजल्टेंट रहेगा, रिजल्टेंट का P के साथ कोण पूछ रहा है, मेक एन एंगल R विथ द फोर्स P। R मतलब क्या, यहाँ पे रिजल्टेंट है, यहाँ पे R का मतलब क्या है, पूरा है तो रिजल्टेंट होगा, मेक एन एंगल रिजल्टेंट विथ द फोर्स P, मतलब फोर्स P का रिजल्टेंट R के साथ जो एंगल होगा ये मान क्या होगा। तो फार्मूला आपको लिखाया गया है, tan अल्फा बराबर क्या होता है, Q साइन थीटा, क्या होता है, Q साइन थीटा अपान P प्लस Q कास थीटा। ये फार्मूला आपको पढ़ाया गया, tan अल्फा बराबर Q साइन थीटा अपान P प्लस Q कास थीटा। ध्यान दीजिएगा, tan अल्फा बराबर Q साइन थीटा कहाँ लिखा गया है, तो tan अल्फा बराबर ऊपर P साइन थीटा ये गलत हो जाएगा, tan अल्फा बराबर ये P साइन थीटा ये गलत हो जाएगा, tan अल्फा बराबर ये आपका सही ऑप्शन निकल कर आएगा, tan अल्फा बराबर क्या लिखा गया, tan अल्फा बराबर Q साइन थीटा अपान P प्लस Q कास थीटा। ध्यान दीजिएगा P सब कैपिटल में है। और अगर यहीं पे अगर ये वाला एंगल पूछ लिया जाए बीटा, तो बीटा क्या होगा, जब हम लोग बीटा लिखते हैं tan बीटा, तो कुछ नहीं करना है, Q की जगह पे P कर देना है और P की जगह पे Q कर देना, तो यहाँ पे हो जाएगा P साइन थीटा अपान Q प्लस P कास थीटा। तो tan अल्फा का फार्मूला ये हो गया और tan बीटा का फार्मूला आपका ये हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज P एंड Q सच दैट P इज ग्रेटर देन Q, मतलब दो फोर्सेज हैं P और Q, उसमें क्या है, P आपका Q से बड़ा है, एक्टिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, ये सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन पे आपके P और Q कार्य कर रहे हैं, इधर P कार्य कर रहा है, इधर Q कार्य कर रहा है, और दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में, बट इन अपोजिट डायरेक्शन इज गिवन बाई। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये डायरेक्शन क्या अपोजिट है और यहाँ पे P बड़ा है Q से, तो यहाँ पे इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनका रिजल्टेंट जो आपका R निकल करके आएगा, मान लीजिए ए पॉइंट पे दोनों फोर्स लग रहे थे, तो ए पॉइंट आपका होगा, इनका रिजल्टेंट का जो मान होगा वो क्या होगा, P माइनस Q के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम लोग करेंगे P माइनस Q करेंगे। अगर आपका सेम डायरेक्शन होगा, क्या होगा, अगर आपका सेम डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे हम लोग, P प्लस Q करेंगे। तो अगर आपका डायरेक्शन अपोजिट है तो P माइनस Q होगा, अगर आपका डायरेक्शन सेम है तो आपका क्या होगा, P प्लस Q होगा। तो यहाँ पे अपोजिट की बात कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है बी वाला ऑप्शन क्या करेंगे, सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेज P मेकिंग एन एंगल थीटा इज गिवन बाई। दो फोर्सेज हैं P हैं, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेज P, एक बल आपका P यहाँ पे है और एक बल आपका P यहाँ पे है, दो बल हैं, थीटा इज गिवन बाई, दोनों बलों का मान P है, तो इनके लिए आपका क्या होगा, रिजल्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है। मान लीजिए इनका रिजल्टेंट क्या है, R है, और इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है आपका, तो आपका क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कास थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो अंडर रूट यहाँ पे Q की जगह पे भी P है, तो P स्क्वायर प्लस 2P इंटू P कास थीटा। तो यहाँ से क्या निकल करके, यहाँ से अंडर रूट 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कास थीटा।
तो यहाँ से अगर हम लोग देखें अंडर रूट यहाँ पे 2p² कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस कास थीटा। फिर अगर यहाँ पे हम लोग देखें बराबर अंडर रूट 2p² और इसको कास थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या अंडर रूट 2p² और इंटू 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखिए 2 और 2 का वर्गमूल जब लेंगे तो बाहर 2 आ जाएगा, p का वर्गमूल आपका p होगा, कास स्क्वायर थीटा बाई 2 का क्या हो जाएगा कास थीटा बाई 2। तो आंसर आ जाएगा r बराबर 2p कास थीटा बाई 2। तो यहाँ पे देखें 2p कास थीटा बाई 2 किस में है, 2p कास थीटा बाई 2, जो आपका बी वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, टिक मारेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज ईच इक्वल टू p एंड एक्टिंग एट राइट एंगल इज। कह रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज इज इक्वल टू p, दो बल हैं, दोनों बल का परिमाण क्या है p है, और दोनों जो है राइट एंगल पे कार्य कर रहे हैं, 90 डिग्री पे कार्य कर रहे हैं। तो इनका रिजल्टेंट पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब दो बलों के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो उसके लिए फार्मूला पढ़े हैं r बराबर अंडर रूट p² प्लस q²। तो फार्मूला आपका r बराबर वहीं से आया है, जैसे r बराबर आप लोग पढ़े हैं क्या पूरा फार्मूला, अंडर रूट p² प्लस q² प्लस 2pq कास थीटा, ये पढ़े हैं आप लोग। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अंडर रूट p² प्लस q² प्लस 2pq और कास 90, कास 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। या कास 90 की वैल्यू, ये वैल्यू 0 होगी, तो r बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट p² प्लस q² आ जाएगा। तो जब दोनों बलों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है तो उसके लिए ये r का जो फार्मूला होता है अंडर रूट p² प्लस q² होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो अंडर रूट, ये भी दोनों बल का मान p ही है, तो अंडर रूट p² प्लस p² तो हो जाएगा क्या अंडर रूट 2p² हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा r बराबर रूट 2p आपका आंसर निकल करके आएगा। तो यहाँ पे यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा r बराबर अंडर रूट 2p। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, रूट 2p, रूट 2p आपका कौन सा है, डी वाला ऑप्शन क्या है सही है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हम लोग टिक मारेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि द एंगल बिटवीन टू फोर्सेज व्हेन द रिजल्टेंट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम रेस्पेक्टिवली आर। कह रहा है कि दो फोर्स के बीच का एंगल मतलब कितना रहे कि हमारा फोर्स जो रिजल्टेंट हो मैक्सिमम हो और मिनिमम हो। पहले बात कर रहा है क्या, मैक्सिमम की बात कर रहा है। पहले किसकी बात कर रहा है, पहले बात कर रहा है मैक्सिमम की, पहले बात कर रहा है मैक्सिमम की। तो मैक्सिमम कब होगा, अभी मैंने बताया मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम के लिए वैल्यू क्या होगा p प्लस क्यू, और p प्लस क्यू के लिए थीटा कितना हमने लिखा था, थीटा आपका 0 डिग्री था। यानी कि ये दोनों बल p और q एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे सेम डायरेक्शन में काम करेंगे तो इनका r क्या होगा p प्लस क्यू होगा। लेकिन यही जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था मिनिमम के लिए कि आपका क्या था, मिनिमम के लिए आपका क्या था r बराबर p माइनस क्यू, क्या था r बराबर p माइनस क्यू। ये कब था, जब आपका थीटा बराबर कितना होगा 180 डिग्री। यानी कि p और q, p इधर आपका लग रहा था और q आपका इधर लग रहा था, हमने बीच में पॉइंट ए मान लिया था। तो हमने क्या लिखा था, r बराबर क्या लिखा था p माइनस क्यू। तो p माइनस क्यू कब हो रहा है, जब ये दोनों बलों का डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। और जब दोनों बलों का डायरेक्शन क्या है सेम है, मान लीजिए कोई पॉइंट हमने ये लिया और दोनों बलों का डायरेक्शन यहाँ पे क्या सेम है p और q का, तब आपका क्या है मैक्सिमम होगा। तो जब आपका थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री पे आपका क्या होगा रिजल्ट मैक्सिमम होगा, और थीटा बराबर 180 डिग्री पे आपका क्या होगा रिजल्टेंट जो है आपका मिनिमम होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेज है द सेम मैग्नीट्यूड एज आइदर ऑफ द फोर्सेज। कह रहा है इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज इक्वल टू द सेम मैग्नीट्यूड एज द आइदर फोर्सेज। मान लीजिए दो बल आपके हैं P और P हैं, P और P हैं दो बल। फिर कह रहा है कि इनका रिजल्टेंट भी क्या है, इनका रिजल्टेंट भी P के बराबर है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू
फोर्सेज हैज द सेम मैग्नीट्यूड एज आइदर ऑफ द फोर्सेज। मान लीजिए दोनों बल P हमारे इक्वल है, इनका रिजल्टेंट भी क्या है, इनका रिजल्टेंट भी P है। देन द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेज इज, तब दोनों बलों के बीच का कोण क्या होगा, ये थीटा का मान पूछ रहा है। तो आप लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, R बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कास थीटा, ये फार्मूला आपने पढ़ा है। अब यहाँ पे R की जगह पे भी P पुट करना है और Q की जगह पे भी P पुट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे R बराबर अंडर रूट, यहाँ पे R की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे R की जगह पे आपका P हो जाएगा, R की जगह पे आपका क्या होगा, P होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा P बराबर, या इसको अगर ऐसे लिखें, इसको ऐसे लिखें तो लिख सकते हैं R स्क्वायर बराबर अंडर रूट हटा दें P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कास थीटा। तो यहाँ से R की जगह पे क्या लिखेंगे, P स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस 2P इंटू कास थीटा। आपको कास थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, कास थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कास थीटा। तो यहाँ से P स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा 2P स्क्वायर 1 प्लस कास थीटा। यहाँ से P स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, एक बचेगा। तो हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा बराबर, यहाँ पे कटा तो एक बचा है, कितना हो जाएगा 1/2। तो ये इधर ले जाएंगे कास थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1। तो कास थीटा बराबर कितना आ गया, -1/2 आ गया। कास थीटा बराबर कितना आ गया, -1/2 आ गया। तो यहाँ पे जो है -1/2 किसके लिए होता है, या कास थीटा बराबर, अब देखिए कास थीटा का मान जो है क्या है, माइनस में आ रहा है। तो कास थीटा का माइनस किस चतुर्थांश में होता है, दूसरे में होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप चतुर्थांश पढ़े हों तो इसमें आल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कोसेक होता है, इसमें आपका टैन और काट होता है, और इसमें क्या होता है, कास और सेक होता है। तो दूसरे वाले में जा रहा है, कास माइनस है, तो कास थीटा का मान -1/2 कितने डिग्री पे होता है, 120 डिग्री पे होता है। तो कास थीटा बराबर क्या ले सकते हैं, कास 120 डिग्री। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो कास 120 डिग्री का मान क्या होगा, -1/2 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं पता, अगर ऐसे देखिए कास 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कास 90 + 30, और कास 90 + 30 दूसरे में जा रहा क्या हो जाएगा, -sin30, और -sin30 का मतलब क्या, -1/2। तो कास 1/2 आपका माइनस में आ गया, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, यहाँ पे लोग जो है डी वाला ऑप्शन जो है टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 13 नंबर क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेज P एंड Q इज R। दो फोर्सेज P और Q है, उनका रिजल्टेंट क्या है, R है। इफ Q इज डबल्ड, अगर Q को डबल कर दिया जाए, देन न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू P। तो नया वाला रिजल्टेंट क्या होता है, P के परपेंडिकुलर हो जाता है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज P एंड Q इज R, दो फोर्सेज आपके हैं, एक फोर्सेज P है और एक फोर्सेज क्या है, Q है। इनका रिजल्टेंट क्या है, इनका रिजल्टेंट R है। फिर कह रहा है इफ Q इज डबल्ड, अगर हमने P को यही रखा, Q को हमने क्या कर दिया, Q को हमने 2Q कर दिया, तो फिर क्या कह रहा है, इफ Q इज डबल्ड देन न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू P। तो नया वाला रिजल्टेंट जो है, अब नया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, ये R' हो गया। ये जो है आपका P से कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। मान लीजिए इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है, तो थीटा कोण यहाँ भी रहेगा P और 2Q के बीच, ये तो चेंज नहीं हो रहा है। केवल दूसरे केस में हमने क्या कर दिया, Q की जगह पे 2Q ले लिया। तो कह रहा है कि
दिन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे दूसरे वाले से। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये आपका क्या है? ये आपका है फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। और ये आपका क्या है? ये आपका है सेकंड कंडीशन की बात कर रहा है। तो सेकंड कंडीशन पे अगर हम लोग अप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा? tan 90, या एक बार लिख लीजिए फार्मूला tan अल्फा वाला। फार्मूला आपने क्या पढ़ा? tan अल्फा बराबर क्यू साइन थीटा अपान पी प्लस क्यू कास थीटा। तो यहाँ से tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? क्यू साइन थीटा, क्यू की जगह पे क्या है? 2q, यहाँ पे लिख देंगे tan अल्फा की जगह पे क्या हो जाएगा? tan 90 2q साइन थीटा अपान पी प्लस 2q कास थीटा। तो tan 90 का वैल्यू कितना होगा? 1 बाई इनफाइनाइट होगा। tan 90 का वैल्यू क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, तो इसको 1/0 लिख सकते हैं। 1/0 बराबर 2q साइन थीटा अपान p प्लस 2q कास थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं p प्लस 2q कास थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2q कास थीटा बराबर माइनस पी। तो यहाँ से हो जाएगा कास थीटा बराबर माइनस पी बाई 2q। यहाँ से कास थीटा का मान आ गया। अब फिर यहाँ पे अगर फार्मूला आप लोग लगाइए तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? यहाँ पे लगा सकते हैं आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कास थीटा। ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर लिखें आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और इंटू माइनस पी बाई 2q। तो यहाँ से देखिए 2q से 2q कटेगा, यहाँ 2q कटेगा, यहाँ 2q कट गया। तो आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और यहाँ माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा। तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से आर बराबर क्या आ गया? आर बराबर आपका आ गया क्यू। आर बराबर आपका क्या आ गया? क्यू आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे आर बराबर क्यू कौन सा है? आर बराबर क्यू जो है आपका बी वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या करेंगे हम लोग? टिक मारेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि टू फोर्सेज आर एक्टिंग एट एन एंगल एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। दो फोर्सेज हैं, उनके बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री है। दो फोर्सेज हैं, उनके बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री है। इनके बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री है। फिर कह रहा है कि द बिगर फोर्स इज 40 न्यूटन एंड द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वन। द बिगर फोर्स इज, और कह रहा है जो रिजल्टेंट है स्मॉलर से 90 डिग्री पे, मान लीजिए इसको स्मॉलर मान लीजिए, तो रिजल्टेंट क्या हो गया? ये आर हो गया, ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ये स्मॉलर हो गया। बिगर फोर्स को आपने कितना मान लिया? मान लीजिए इसे आपको 40 है, 40 न्यूटन हो गया बिगर फोर्स। द स्मॉलर फोर्सेज, स्मॉलर फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है। कह रहा है दो फोर्स है 120 डिग्री पे कार्य कर रहे हैं। द बिगर फोर्स इज 40, बिगर फोर्स का मान कितना है? 40 न्यूटन है, बिगर हमने इसको मान लिया। एंड द रिजल्टेंट ऑफ द परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वन, और इसका जो रिजल्टेंट है वो छोटे वाले से कितना कोण बना रहा है? 90 डिग्री कोण बना रहा है। क्या कह रहा है? द स्मॉलर फोर्स इज, स्मॉलर फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है। स्मॉलर फोर्स मान लीजिए क्या है? पी है आपका। तो यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं सिंपल, tan 90 वाला। tan 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू साइन थीटा, यानी 40 प्लस पी साइन 120, क्योंकि थीटा का मान 120 डिग्री है और अल्फा का मान 90 है अपन पी, पी की जगह पे पी ही रहेगा, प्लस क्यू, क्यू की जगह क्या हो जाएगा? 40, यहाँ कास क्या हो जाएगा? कास थीटा, कास 120। फार्मूला कौन सा लगाया गया? फार्मूला ये लगाया गया tan अल्फा बराबर क्यू साइन थीटा अपान पी प्लस क्यू कास थीटा। ये फार्मूला आपका लगा है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये tan 90 की वैल्यू जी इन्फाइनाइट यानी कि 1/0 बराबर 40 प्लस पी साइन 120 अपान पी प्लस 40 कास 120। तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं पी प्लस, यहाँ से लिख सकते हैं पी प्लस 40 कास 120 डिग्री बराबर 0। पी प्लस 40 कास 120 डिग्री बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? P बराबर -40 कास 120 डिग्री।
-40 का 120 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से बात करें P बराबर -40 और cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा -1/2। अभी आपने क्वेश्चन में आया अभी तक cos माइनस 120 अंश नहीं आ रहा तो उसको ब्रेक डाउन करके निकालेंगे। cos 20 को लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30, तो cos 90 प्लस 30 द्वितीय में जाएगा, cos का मान नेगेटिव तो हो जाएगा -sin 30, -sin 30 का वैल्यू कितना -1 मतलब 1/2। तो यहाँ से 2 से काटेंगे 20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, तो P बराबर आ गया 20 न्यूटन। तो P बराबर 20 न्यूटन। यहाँ पे देखेंगे P बराबर 20 न्यूटन कौन सा है, ऑप्शन ए वाला है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही निकल करके आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट विल बी इक्विलिब्रियम इफ, ए नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ। कह रहा है कि किसी बॉडी पर ए नंबर ऑफ फोर्सेज मतलब बहुत सारे फोर्सेज कार्य कर रहे हैं, तो वह इक्विलिब्रियम में कब होंगे, इक्विलिब्रियम में कब क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे ये आंसर कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट क्यों नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे फोर्स का नेचर नहीं दिया हो कि फोर्स कैसा है, मतलब कोप्लेनर कॉन्करेंट है, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट है, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट है कि नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट है, बहुत सारे और फोर्सेज होते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेज, उसका नेचर नहीं दिया हुआ है। केवल क्या करे, नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट। हाँ यहाँ पे एक्टिंग एट ए जब पॉइंट कह दिया, एक्टिंग एट ए पॉइंट जब कह दिया तो यानी कि ये क्या हो गए, ये कॉन्करेंट फोर्सेज हो गए। तो आंसर सही आएगा। तो आंसर सही दिया, ये कैसे फोर्स हो गए, कॉन्करेंट फोर्सेज हो गए। कॉन्करेंट फोर्सेज के लिए पढ़ाया गया जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में समेशन नियम वाला लेते ही नहीं है, समेशन नियम इक्वल टू 0 इसको कंसीडर ही नहीं करते। क्यों, जब एक पॉइंट पे कार्य करेगा तो ऑलरेडी वो क्या होता है, घूमने के संदर्भ में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है, यानी कि सभी मूवमेंट्स का अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है, वो ऑलरेडी होता है, इसको कहने की जरूरत ही नहीं होती। कॉन्करेंट के लिए क्या होता है, आर बराबर 0, आर बराबर 0 यानी कि क्या, समेशन एफ एक्स 0 और समेशन एफ वाई 0। केवल यही दो कंडीशन होते हैं क्या, कॉन्करेंट फोर्सेज के क्या, इक्विलिब्रियम में होने के लिए। तो कॉन्करेंट फोर्सेज यहाँ पे ए पॉइंट कर यानी कि कॉन्करेंट फोर्सेज है। कॉन्करेंट फोर्सेज कब इक्विलिब्रियम में होगा, जब उनका रिजल्टेंट का मान 0 होगा। रिजल्टेंट का मान 0 होने का मतलब उनके जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट होंगे उनका अलजेब्रिक सम की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला रिजल्टेंट ऑफ पहला है ऑल द फोर्सेज आर इक्वली इंक्लाइंड, मतलब सभी फोर्सेज क्या हो, इक्वली इंक्लाइंड हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दूसरा क्या है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज 0, यानी कि सभी बलों के परिणामी का मान अगर शून्य है तो बॉडी क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बी की जगह पे ऑप्शन में ये दिया रहता समेशन एफ एक्स बराबर 0 और समेशन एफ वाई दोनों एक साथ दिया रहता तब ये सही होता। जैसे आपका सी और डी क्या कह रहा है, सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन, यानी यहाँ पे समेशन एफ वाई की बात कर रहा है। वर्टिकल में क्या होता है वाई, या समेशन एफ वी कह सकते हैं, और यहाँ पे समेशन एफ एक्स की बात कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग बात कर रहा है। रिजल्टेंट 0 होने का मतलब दोनों 0 होंगे, नहीं कि केवल एक 0 होगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग बी वाला ऑप्शन टिक करेंगे। अगर बी ऑप्शन नहीं दिया होता तो ये दोनों एक साथ दिए होते, तो इन दोनों को एक साथ वाला हम लोग क्या करते, टिक करते थे। यहाँ पे प्रश्न के अनुसार हम लोग जो है बी वाला ऑप्शन क्या करेंगे, टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग एट ए पॉइंट देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाई, तो अगर नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट उनका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग एट ए पॉइंट देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाई। तो यहाँ पे देखिए एक चीज छूट गया है प्रश्न में, इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट एक्टिंग एट ए पॉइंट एट 90 डिग्री, एट यहाँ पे क्या होगा, जो प्रश्न है वो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए 90 डिग्री के अकॉर्डिंग ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री छूट गया है। आपको एमसीक्यू में हो सकता हो देखने को मिले, हो सकता है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, देख लेते हैं एक मिनट। चलिए जो एमसीक्यू मिलेगा आपको देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा वही फार्मूला आपका है, आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। फार्मूला आपका यही वाला है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो यहाँ पे
P की जगह पे आ गया है सिग्मा H आ गया है और Q की जगह पे क्या आ गया, सिग्मा V आ गया है। अगर कोई एंगल की बात नहीं करेगा तो उसके अकॉर्डिंग आंसर होता, अगर कोई एंगल की बात नहीं करता तो आंसर होता अंडर सिग्मा H स्क्वायर प्लस सिग्मा V स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा H सिग्मा V cos थीटा, ये ऑप्शन होता। लेकिन यहाँ पे अगर 90 डिग्री रहेगा, दोनों फोर्स अगर 90 डिग्री पे कार्य करेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होता है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा सिग्मा H स्क्वायर प्लस सिग्मा V स्क्वायर। तो यहाँ पे चूंकि ये वाला ऑप्शन में दिया हुआ है तो अगर 90 डिग्री रहेगा तो ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे, अगर कुछ एंगल नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पे आंसर में ऐसे रहेगा, आंसर में क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, तो ये वाला ऑप्शन टिक करते। तो प्रश्न में मतलब टाइपिंग में मिस्टेक है, तो जैसा प्रश्न रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चूज कर लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर शोज द टू इक्वल फोर्सेज एट राइट एंगल्स एक्टिंग एट ए पॉइंट। दो फोर्सेज हैं वो कितने पे राइट एंगल पे कार्य कर रहे हैं, एक ये है आपका, एक ये है, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इन फिगर शोज द टू इक्वल फोर्सेज एट राइट एंगल एक्टिंग एट ए पॉइंट, द वैल्यू ऑफ आर एक्टिंग अलोंग देयर बाइसेक्टर एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये आर जो है इनके एंगल के बाइसेक्टर अपोजिट डायरेक्शन, मान लीजिए ये आर इधर लगता अगर तो ये आर डैश होता। कह रहा है कि आर का परिमाण जो है बाइसेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, तो हम पहले मान ले रहे हैं आर डैश, आर डैश का मान निकाल लेंगे तो आर डैश ही जो होगा वो क्या होगा, आर के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग आर डैश की बात करें तो आर डैश क्या होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2p स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट 2p आ जाएगा। तो आर डैश बराबर अगर रूट 2p आ गया तो आर डैश किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा रूट 2p। तो यहाँ पे आर बराबर रूट 2p कौन सा ऑप्शन दिया गया है, आर बराबर रूट 2p जो आपका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी वाला ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग एट ए पॉइंट देयर रिजल्टेंट विल बी इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। कह रहा है कि नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट, मतलब दो फोर्सेज हैं किसी पॉइंट पे कार्य कर रहे हैं, देयर रिजल्टेंट विल बी इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, उनका परिणामी जो है थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। तो कौन सा फार्मूला यहाँ पे, ये सब पढ़ाया गया है यहाँ पे। ये समेसन एफ ये हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल है तो एच हो जाएगा। ये क्या है, ये आपका है समेसन, अच्छा ये समेसन एफ एच हो गया, इधर क्या होगा समेसन एफ वी हो जाएगा वर्टिकल वाला। इनका रिजल्टेंट जो है ये आर है, ये एंगल थीटा पूछ रहा है, ये एंगल थीटा पूछ रहा है। तो देखिए ये अगर हम फार्मूला जानते हैं, अगर हम लोग टेन अल्फा, ये सब पढ़ाया गया, टेन अल्फा और क्या होता है क्यू साइन थीटा अपान पी प्लस क्यू कास थीटा। यहाँ पे थीटा का वैल्यू इन दोनों के बीच के एंगल से मतलब होता है। तो इनके बीच का ये चूंकि समेसन एफ और समेसन एच और वी की बात करेगा तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे रखिए टेन अल्फा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ अल्फा की जगह पे यहाँ थीटा आ गया है, क्यू की जगह पे क्या है सिग्मा एफ वी है, सिग्मा एफ वी है, एफ वी लिखा गया है। और साइन थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पे क्या होगा साइन 90 अपान क्या हो जाएगा पी, पी की जगह पे क्या होगा सिग्मा एफ एच और प्लस क्यू यानी कि सिग्मा एफ वी कास 90। यहाँ पे देखिए कास 90 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखे यहाँ पे टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ वी बचा और नीचे क्या बचा सिग्मा एफ एच बना। तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा सिग्मा एफ वी अपान सिग्मा एफ एच, सिग्मा एफ वी अपान सिग्मा एफ एच। ये कौन सा ऑप्शन है, ये आपका बी वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी वाला ऑप्शन हम लोग जो है टिक करेंगे, बी ऑप्शन से ही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉन्करेंट फोर्सेज आर दोज फोर्सेज हुज लाइन ऑफ एक्शन। कॉन्करेंट फोर्सेज कौन से होते हैं, कॉन्करेंट मतलब संगामी बल। संगामी बल कौन से होते हैं, जिनकी क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं, इनकी क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं उन्हें हम लोग कॉन्करेंट फोर्सेज कह सकते हैं। तो लाई ऑन द सेम लाइन, तो ये क्या होगा लाई ऑन द सेम लाइन हो जाएगा
कोलिनियर होगा, दूसरा मीट एट वन पॉइंट। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, मीट एट वन पॉइंट। अगर एक ही पॉइंट पे मिलती हैं तो हमारा क्या होगा, उन फोर्सेज को हम लोग कॉन्करेंट फोर्सेज जो है बोलते हैं, उन फोर्सेज को हम लोग कॉन्करेंट फोर्सेज बोलते हैं।